हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका आपके चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज बात करते हैं भारत और संसाधन और उसके उपयोग के बारे में। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, भारत और पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रिय? तो सौर ऊर्जा इनमें से मानवकृत तो बिल्कुल नहीं है, ना ही अजैव है, ना ही अचक्रिय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीनीकरण। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क या घर? तो इनमें से जो घर है वो घर इंडिविजुअल संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, ना कि सामुदायिक। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला कैसा है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो इसमें से जो प्राकृतिक गैस है यह नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के ग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है यह संसाधन के विदोहन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ब्राजील या क्योटो? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? वनस्पति, चट्टान, खनिज या धातु? तो इनमें जो वनस्पति है वह अजैव नहीं है, बाकी तीनों संसाधन अजैव संसाधन है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, मार्क्स, डार्विन या इरेस्टोथेनीज? तो यह जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अगला प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 न्यूटन माइल्स, 200? तो इसका जो सही आंसर है 200 न्यूटन माइल्स, यह सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक जो राजनीतिक सीमा उसकी किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी या सौर शक्ति? तो इसमें कोयला जो है उसका भंडार सीमित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु है, खनिज है, वन है या नदियां है? तो इनमें से खनिज सबसे कीमती संसाधन हो जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर या साइकिल? तो जो मंदिर है, मंदिर निजी संसाधन नहीं, मंदिर सार्वजनिक संसाधन है। बाकी मकान, कार और साइकिल ये निजी संसाधन में आता है। अगला प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1958 में, 1978 में, 87 में या 1968 में? तो द पॉपुलेशन बम जो पुस्तक है इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब खनिज प्रकार के संसाधन में गरीब है, बाकी कृषि में, जल में, मानव संसाधन में वह अव्वल नंबर पर है। खनिज संसाधन में भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण भारत है, वह अमीर होता है। बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो यहाँ का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नार्वे। नार्वे की प्रधानमंत्री बुटलैंड रह चुकी है। बांधों के में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो बांधों में जो जल है वह संचित संसाधन वर्ग का उदाहरण है, कि जल को स्टोर किया जाता है, वह संचित जल संसाधन हो जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, और मुझे ऑप्शन में आप कमेंट में बताएंगे ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर है? तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन का कौन सा वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात? तो इसमें जो ज्ञात संसाधन है यह विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं हो जाता है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन के वर्गीकरण का जो आधार है उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति के आधार पर
हमें पता चलता है कि कौन सा संसाधन जैव है और कौन सा अजैव है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर और खनिज। इनमें से जो नगर है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके ध्यान है ब्राजील में आयोजित किया गया था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, लगभग 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। बुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो यह पेश की थी 1987 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो क्लब ऑफ रोम ने ऑप्शन सी 1968 में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो इसका नाम है ब्रुटलैंड कमीशन। लौह-अयस्क किस संसाधन में वर्ग में शामिल होता है? तो लौह-अयस्क अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल होता है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था रियो डे जेनेरियो। ब्राजील का शहर था रियो डे जेनेरो। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल में किस प्रकार के संसाधन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो यह सामुदायिक वर्ग में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इनको प्रयोग कर सकता है, तो इसलिए यह सामुदायिक संसाधन वर्ग में आते हैं। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेलों का ही जो संसाधन है वह सीमित है। राजस्थान में किस प्रकार के संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वहां पर बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो जो दूषित जल होता है, मछलियों का जो अस्तित्व होता है वो जल में होता है, और यदि जल दूषित हो जाता है तो वहाँ पे मछलियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सुमेकर और सुमेशर दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो सही ऑप्शन है इसका सुमेशर। निम्न में से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे और स्कूल कॉलेज। जो इसमें पेड़ पौधे संसाधन यह मानवकृत संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन एक सामुदायिक संसाधन नहीं है? चरागाह, विद्यालय, भवन, कृषि भूमि और शमशान भूमि। कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक विचार है। हमारा साझा भविष्य क्या है? यह एक विचार है। भारत का लद्दाख क्षेत्र में किस संसाधन में धनी है? तो सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र जो है भारतीय लद्दाख का जो है उसमें वहां पे सांस्कृतिक विरासत का वह धनी है। भारत के किस क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि को पर्वतीय कृषि भी कहा जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रैगुर है। रैगुर मृदा या काली मृदा। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रिन नामक रसायन मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी की किस परत में मिलते हैं? तो जो मिट्टी की सी परत होती है वहां पे मूल चट्टानों के कण मिलते हैं। रंग के आधार पर इनमें से कौन सा एक मिट्टी का वर्ग नहीं है? लाल, पीली, भूरी, हरी। तो हरे प्रकार की कोई मिट्टी नहीं होती है, इसलिए रंग के आधार पर हरी कोई मिट्टी का वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो 1953 में किया था। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। यदि आप जानते हो तो इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल कपास होती है। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तराखंड। इनमें से झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी नहीं मिलती है?
प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय जो नदी घाटी होती है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यदि आपसे नदी घाटियों का नाम पूछा जाता है तो नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। भारत के चरागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो भारत के चरागाह के अंतर्गत 71% भूमि आती है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? तो यह योगदान है 22%। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड, जितने भी पहाड़ी राज्य होते हैं यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित होती है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कैसी खेती है? सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित होती है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह 30% है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के से निर्धारित किया जाता है? तो भूमि की उत्पादकता से भूमि का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। भूमि की उत्पादकता कितनी पैदावार वह पैदा करती है, और भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47%, 47% भाग पर कृषि की जाती है। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, नवीन प्रति और खातर, पुरानी प्रति से हम कहते हैं। पंजाब और हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा की 80% भूमि पर फसलें उगाई जाती है। और भारत के लगभग कितने लाख भूमि हेक्टेयर पर वन आच्छादित होते हैं या वन क्षेत्र हैं? तो भारत में लगभग 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत में बंजर भूमि का 6% भाग कृषि योग्य है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 होते हैं। ये 5 घटक कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो मृदा निर्माण की गति 2 गुनी हो जाती है। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परत होती है? तो मूल चट्टान के ऊपर 3 परत होती है, एबेश है। इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के क्या कारण है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के कारण क्या है कि राजस्थान में सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो गई है, तो इसलिए वहाँ पे कृषि भूमि का विस्तार होने लगा है। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो यह भूमि अकृषि भूमि, जो भवन में कृषि में सड़क में प्रयुक्त भूमि अकृषि भूमि में शामिल की जाती है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लेटराइट या बंजर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? NRSA, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज